वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि JIT की तफ्तीश के दौरान चेयरमैन PTI ने कहा कि उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं है। फौजी इदारे के खिलाफ चेयरमैन PTI ने जो इल्जामात आयद किए, जो भी घटिया गुफ्तगू की, जब इस हवाले से उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने तमाम बातों को तस्लीम किया। किसी भी जगह ये नहीं कहा कि ये उनकी ऑडियो और वीडियोज नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि जितने भी बयानात हैं उनकी कोई बुनियाद और सबूत नहीं है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन PTI से पूछा गया कि एक विफाकी वजीर और फौज के सीनियर ऑफिसर के खिलाफ इल्जाम कैसे लगा लिया, तो जवाब में कहा गया कि मुझे किसी ने बताया, और जब पूछा गया किसने तो उनको कुछ याद नहीं। चेयरमैन PTI का वो बयान तहरीर में लाया गया जिस पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। ये तफ्तीशी अमल के बाद एक मुस्तनद दस्तावेज है जिस पर JIT मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश कर रही है, और इसके पास ये सबूत है जिस पर चेयरमैन PTI ने खुद दस्तखत किए और खुद तस्लीम किया कि वो इल्जामात लगाने, झूठ बोलने और घटिया इल्जाम तराशी करने में कोई मिसाल नहीं रखते। बगैर किसी सबूत के इस किस्म के इल्जाम तराशी करने के माहिर हैं। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि फौज के आला अफसरान के नाम लेकर अपने कत्ल की साजिश से मुताल्लिक नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया और पार्टी के लोगों के जहनों में जहर भरा गया। टाइगर फोर्स बनाने का मकसद 9 मई जैसे वाकयात करना है। जिसने जुर्म किया है उसे सजा मिलेगी, फितने को खत्म करके छोड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने इस JIT की इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक और आने वाले दिनों की हुकूमती इक़दामात से मुताल्लिक बात की है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, ईसार राना, शहजाद चौधरी और अबसार आलम। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए। चेयरमैन PTI बगावत की तैयारी कर रहे थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, क्या ये दुरुस्त है? ये इल्जाम, ये दावा, ये गुफ्तगू जो राना सनाउल्लाह ने की है, आपके ख्याल में दुरुस्त है तो आप हाँ के साथ जा सकते हैं, और आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा बात की गई है तो आप उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। हसन निसार साहब। देखें आयशा, बगावत तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया की तारीख बगावतों से भरी पड़ी है। कैसे कैसे लोग थे आलीशान। ये तो जाहिल लेमक मुहिमजुओं के चंद टोले थे। कुछ छुछोरे थे, कुछ तलंगे थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ कार्रवाई ग्रुप्स थे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सियासत में, ठीक है, लीडरशिप की नज़र में आना। इन्हें बागी कह के आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इनफैक्ट बगैर जाने लाशऊरी तौर पे, या आई डोंट नो, यू आर ग्लोरीफाइंग देम फॉर नथिंग। मेरे नज़दीक ये बगावत नहीं, बदतरीन हिमाकत थी। गुमराह लोगों के चंद ग्रोह थे। और आखिरी बात, कोई पागल का बच्चा भी ये हरकत नहीं कर सकता। रैंकिंग में हमारी जो अफवाज हैं दुनिया में पता नहीं 6 या 7वें नंबर, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, दोस्तों में से कोई करेक्ट कर दे। वो आती हैं ये उठ के क्या 1500 लफंटर, लठीत बरचीत, ये क्यों, मतलब लफंगे तलंगे। 1857 में जो हुआ था ये उसका एक बहुत मामूली सा हिस्सा है। ना सर ना पैर, ना आगा ना पीछा, ना कोई तरबियत, ना कुछ, ना कोई तादाद। और बगावत किसके खिलाफ करने चले आप? रियासत के। रियासत कौन है? उसका मुहाफिज कौन है? दुनिया की 6ठी या 7वीं वो रैंकिंग में आता है, मुझे याद नहीं ठीक। ऐवी फजूल बात। बाकी तो बड़ा बाइज्जत आदमी होता है। ये बागी शागी कहां था? ये चांकड़ें इनकी निकल गई हैं। स्पार्टकस था, उसके साथी थे। जब उन्होंने पूछा तुम में से स्पार्टकस कौन है, एक सिपाही खड़ा, दूसरा खड़ा, तीसरा खड़ा, चौथा खड़ा, 10वां खड़ा, 20वां खड़ा, उसके सारे साथी खड़े हो गए कि आई एम स्पार्टकस। ये हमें लोचे लफंग पार्टी। प्लीज लेट्स नॉट ग्लोरीफाई देम। बगावत का मुकदमा फैसला पे बना था यार, को खुदा का खौफ करें। ये है छोरों का, लमछड़ों का, तलंगों लफंगों। वो एक दिन अफसार साहब ने कहा था उसका क्या, हसान का ओ भाई बात सुनो जी। ये डिग्रियां मेरे पास कितनी हैं, मेरा रवैया क्या है, मेरा खानदान क्या है, मेरा आगा पीछा क्या है, मेरा जाती रवैया क्या है। तो ये नहीं होता। मेजॉरिटी तो वैसे ही बेचारे पैदल मार्च, 2, 4, 10, 20 को पढ़े लिखे भी होंगे। वो जो खातून एक आई है, मतलब बात है करने वाली, शी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय सगा भांजा।
اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, چھوڑ دیں. مگر حسن صاحب کوئی تو ان کو لے کر گیا نا یہ جہاں تک پہنچے, کسی کی گفتگو, کسی کا انداز, کسی کی پلاننگ, کیونکہ حکومت اور ادارے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے بھائی, کسی کی گفتگو, کسی کا انداز. دیکھیں ہم 3-4 بیٹھے ہیں, ان میں سے میں ہر بندے کی اپنے ساتھی ہیں, دوست ہیں, پڑھے لکھے ہیں انتہائی, میں عزت کرتا ہوں, but there is a limit. میں پاگل ہوں. بالکل صحیح. even at the age of 30 I was pro People's Party. ہم نے آرٹیکلز لکھے, کوئی بڑھنگ کی بات کی, جیلیں بھی بھگتیں, لیکن یہ تھوڑی ہے کہ بندے مار رہے اور ادھر چل پڑے, فلانے چل پڑے. برین واشنگ تو سو کالڈ ہماری بھی ہوئی تھی. زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, یہ وہ آج تک چل رہا ہے وہ کام. اس وقت تو ہمیں بھٹو لگتا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کیا کتنا بڑا سیویئر آ گیا ہے. I was not even 30, میں غلط کہہ گیا ہوں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ پاگل دے پتر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ابصار صاحب, چیئرمین پی ٹی آئی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے, جو بات پوچھی گئی, پچھلے 6-8-10 مہینے میں وہ جتنے الزامات لگاتے رہے, جہاں انگلی اٹھاتے رہے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کوئی ثبوت نہیں تھا. کسی نے کہا, کسی نے بتایا, میں نے سنا, میں نے کہہ دیا. معاملات ان کے حتمی مراحل میں داخل ہو رہے ہیں بنا ثبوتوں کے. اتنے بڑے بڑے الزامات اور پھر اتنے لوگوں کو, جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ قوم پیچھے لگا لیں بنا کسی بات کے, بنا کسی شواہد کے, بچ پائیں گے وہ اس پوری صورتحال میں؟ دیکھیں, یہ بچنا یا نہ بچنا تو اس پہ میں آتا ہوں, لیکن حسن نثار صاحب نے جو بات کی ہے نا, یقین کریں اس سے بہتر یہ ممکن نہیں تھا اس سارے معاملے کو سم اپ کرنا. اس کو آپ بغاوت کہہ لیں, اس کو فساد کہہ لیں, اس کو حماقت کہہ لیں. یہ اصل بات یہ ہے, آپ نے جب باغی بننا ہوتا ہے نا, پھر ہر کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں اسپارٹکس ہوں. بس یہ نہیں ہوتا پھر کہ جی میں تو صرف وہاں پہ نعرے لگانے گیا تھا, میں یہ کرنے گیا تھا. اور یہ وہ کیا بات تھی, کیا مثال دی ہے, اور یہاں پہ کیا حالات ہیں. یہاں یہ پاور گیم ہو رہی ہے ساری, وہاں سروائیول کی جنگ تھی, اپنی شناخت کی بات تھی. تو وہ ہوتے ہیں باغی. یہ باغی کہنا واقعی باغیوں کی توہین ہے. توپوں کے دہانوں پہ باندھ کے انگریزوں نے اڑا دیا مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو اور سکھوں کو, جب 1857 کی جنگ آزادی جس کو ہم کہتے ہیں اور انگریز جس کو غدر کہتا ہے. تو یہ ہوتی ہے بغاوت کہ پھر بندہ توپوں کے دہانے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آزادی زندہ باد. پھر یہ نہیں ہوتا کہ پھر فٹافٹ آپ ساتھ ہی دوسرا سٹیٹمنٹ بیان ریکارڈ کرنا شروع کر دیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی, میری برین واشنگ کی گئی تھی, مجھے تو یہ کیا گیا تھا. تو یہ بات تو یہاں تک بالکل ٹھیک ہے, لائن کوئی نہ کوئی کراس ہوئی ہے. اور بالکل ٹھیک ہے یہ بات بھی کہ جذبات بھی میں اپنے آپ کو آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں, لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے کہ فوج کی سیاست پہ مداخلت کے ہم خلاف ہیں, جو آج بھی ہیں کل بھی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی جرنیل کے گھر میں گھس کے اس کو آگ لگا دوں یا اس کے چیزوں کو اٹھا کے لے جاؤں. تو یہ دیکھیں, یہ اس طرح تو نہیں مہذب معاشروں میں ہوتا. تو میں اس بات سے بالکل ان کے تجزیے سے متفق ہوں, اور اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. جو بات ہے قانون کی, دیکھیں خان صاحب نے ایک تو انہوں نے مسلسل ٹارگٹ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے, اور لوگ سادہ تھے اور وہ بالکل باغی نہیں تھے, نہ بغاوت پہ آمادہ تھے. یہ کوئی بھگت سنگھ کو تو سامنے بٹھا کے خان صاحب خطاب نہیں کر رہے تھے نا. کچھ اٹھائی گرے کے پی سے آئے تھے, کچھ اٹھائی گرے پنجاب کے تھے, جو اپنے اپنے مال غنیمت کے چکروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس دن اعلان ہوگا ہم چیزیں لوٹ کے بھاگ جائیں گے, اور یہی کیا انہوں نے. تو یہ بھگت سنگھ کو سامنے بٹھا کے خان صاحب لیکچر نہیں دیتے رہے. تو اس لیے خان صاحب نے لیکن جو لیکچر دیے ہیں, جو مسلسل انہوں نے ایک ذہن سازی کی ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا. دیکھیں میں خود اس میں سے گزرا ہوں ذاتی طور پہ, جب میں پیمرا میں تھا, کہ 2 ٹی وی چینل کی صرف اجازت ہوتی تھی کینٹونمنٹ میں دکھائے جانے کی, میسز میں دکھائے جانے کی. اتنی ذہن سازی کی گئی کئی سالوں تک, اور اس ذہن سازی کی بدولت خان صاحب کو یہ تھا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے. خان صاحب اپنے جو تھے نا باغی لے کے موزے تنگ بن کے نہیں جا رہے تھے, ان کا سارا جو جوا تھا وہ اس بات پہ تھا کہ فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی, اور فوج کے آفیسر دوسرے جو جرنیل جا کے آرمی چیف کو کہیں گے آپ کی طرف آؤں گے. افسار صاحب کو ہم سن نہیں پا رہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا بھی ایک اعلامیہ آیا کہ مقدمات میں تفتیش ہوگی. آج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت اور عسکری قیادت قانون کو فالو کرے گی, اور قانون کے مطابق جو جہاں جس نے غلط کیا ہے, قانون کو بریک کیا ہے, اس کی طرف بڑھیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو رانا
सनाउल्लाह कह रहे हैं चेयरमैन पीटीआई बगावत की तैयारी कर रहे थे, उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। कहते हैं कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी इसार साहब, शहजाद साहब की भी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा उनसे राब्ता करते हैं। आप कहिएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या चेयरमैन पीटीआई को एहसास हो रहा है पोस्ट 9 में कि इतना पुलों के नीचे से पानी निकल गया है? देखें, यकीनी बात है कि उन्हें ये एहसास हो नहीं रहा होगा, एहसास हो चुका होगा, और जो कुछ उनके साथ हो रहा है उससे उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। पंजाबी में कहते हैं तीर नहीं थे तुक्का, तो चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का होता है, और फिर हमें जो हम करते हैं उसके फिर खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। और जो अब मौजूदा हालात हैं इसमें आपको ये बात दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने रियासत से टकराए हैं उनको ना सिर्फ सज़ा मिलेगी बल्कि निशान इबरत भी बनाया जाएगा, और बनाया जाना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि कौमी सतह का मामला है तो इस पे कौम को भी एतमाद पे ले लेना चाहिए, और जो चीज़ें अब तक हुकूमत के पास आ चुकी हैं जिसे वो बगावत के ज़ुमरे में गिनते हैं, वो कौम के सामने लानी चाहिए ताकि कौम को भी पता चले कि असल गेम क्या हो रही है। ये परसेप्शन ना बने कि जी शायद इस चक्कर में मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है पीटीआई के वर्करों को और लीडरों को रगड़ा लगा रही है। बेहतर ये होगा कि ये जितने भी सबूत हैं ये भी एक दफ़ा कौम के सामने लाए जाएं ताकि उन्हें असल चेहरा नज़र आए। बाकी मैं ये समझता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक वो राना सनाउल्लाह से लेकर और शहबाज शरीफ तक उनको सिर्फ एक काम है, 9 मई बगावत और सज़ा और कुचलना। लेकिन 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने उन्हें हुक्मरान इसलिए नहीं बनाया कि वो सिर्फ इस 9 मई की आड़ में अपने तमाम बाकी गुनाहों और जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो जाए। उनको पाकिस्तान के वजीर आजम या हुकूमत इसलिए दी गई थी कि 24 करोड़ जो पाकिस्तानी है उनके मसाइल की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, कासिम के वालिद ने अगर गलत किया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसका खमियाजा जो है 24 करोड़ लोगों को ना भुगताएं। गरीब जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसके ऊपर फोकस करें। उसके ऊपर उनका फोकस नहीं है। वो सुबह से लेके शाम तक वो और उनके तमाम वज़रा सिर्फ 9 मई करते रहते हैं और उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जो 9 मई के मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, चौकों में सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के खाली फर्ज ये नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक राग लापते रहे आप, और जो आपकी असल जिम्मेदारी है उनसे आप बरी जिम्मा अपने आप को करार दे के और आप कहें कि ये इसहाक डार जाने और इसहाक डार कहे कि अल्लाह जाने, और अल्लाह से अल्लाह जा कहे कि जी तुम्हारे अमाल किस जगह खड़े और तो बंदा जाने। तो इसहाक डार साहब सारा कुछ अल्लाह पे डाल के, लेकिन एक जुमले में कहूंगा कि इसहाक डार साहब को एक क्रेडिट में देता हूँ, उनकी इस मेहनत का नतीजा ये निकला अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पाकिस्तान के रुपये ने ये खित्ते की जितनी करेंसियां उन्हें आगे लगा लिया है। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान की करेंसी को भी आगे लगा लिया है। इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। 9 मई के मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे कासिम के वालिद हैं या कोई भी है, लेकिन हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियां भी समझनी चाहिए।